ओके, तो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये लेक्चर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखी थी, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। ओके, और वहीं से प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में एक प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ से एक फार्मूला हम लोगों को मिला था Q = N × E। तो उस फार्मूले पे लेक्चर 2 में हम लोगों ने उस पर न्यूमेरिकल देखा था, 4-5 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था उस पर। ठीक है, वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, शॉर्ट थे। ये लेक्चर हो सकता हो लंबा जाए, क्योंकि इसमें आपको सिलेबस आगे हम बढ़ाएंगे और इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, चार्जेस के बारे में और थोड़ा सीखेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। ओके तो हमारी जो हेडिंग है दैट इज़ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी होगी और हम लोग देखेंगे उसको चार्ज कैसे कर सकते हैं। ओके, बट इसको देखने से पहले आपको इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है उसमें डिफरेंस करने आना चाहिए। जनरली आप लोग जो डेफिनेशन पढ़े हैं कंडक्टर की, विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट ईजिली, दैट इज़ नोन एज कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है दैट इज़ नोन एज इंसुलेटर। थोड़ा सा उसके हट के मैं यहाँ पे आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप कंडक्टर और इंसुलेटर को समझना चाहते हैं तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ओके, सो व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में आपको दे रहा हूँ। क्या होता है, जनरली जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, एटम से ही मिलके बना है, और एटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। तो पहले मैं एटम को जरा यहाँ बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर जनरली जो आप जानते होंगे, एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाहर ऐसे शेल होते हैं, इसको ऑर्बिट्स में हम लोग बोल सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। हालांकि रियल में ये भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियस होता है बीच में, उसके चारों तरफ शेल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, अब इतना तो मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ऑब्वियस सी बात है, विद सम काइंड ऑफ फोर्स, विद अ सर्टेन फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे अप्लाई करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे पास में इलेक्ट्रॉन है उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और सबसे कम फोर्स अप्लाई होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, बाउंडेड तो है। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उनको बोला जाता है बाउंड इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री कब होते हैं, सपोज करिए आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, है ना, आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो इस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। मीन्स ये अब इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है। अभी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप देखिए, ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, ये कहीं जा नहीं सकते, ये ऐसे ही रिवॉल्व करते रहेंगे, उसको छोड़ के नहीं जा सकते, एटम को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। बट एनर्जी प्रोवाइड करने से कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, अभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एटम को छोड़ के बाहर नहीं गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, एटम से डिटैच हुए हैं, मटेरियल से बाहर नहीं गए हैं, मटेरियल के अंदर ही हैं, एटम से अलग होकर के उसी मटेरियल में ऐसे टहलते रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल गए हैं, और जो ऑर्बिट में अभी भी चक्कर लगा रहे हैं उनको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहानी है एटम की। ओके, अब अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बात है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स
जो होते हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ, इंसुलेटर, तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते ही नहीं, एक भी नहीं होता है। एक दो आ जाए तो आ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है इंसुलेटर में, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, कंडक्टर के अंदर ही कहीं भी जा सकते हैं। ओके, पहली बात। ओके, एक बात और आप समझ लीजिए इसको बताने से पहले तो ये हो गया कंडक्टर है, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, और इंसुलेटर होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो ही ना, है ना। ओके, दूसरी बात, एक और टर्म होता है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नो, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये आपको ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से कितना स्ट्रांगली बाउंडेड है। मतलब उसको अगर आपको वहाँ से निकालना है तो कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। किसी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है। उनको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी मटेरियल की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसका मतलब उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम से बधे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ये आपको ये बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांगली होल्ड है किसी एटम से, यानी कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को कितने जोर से पकड़ के रखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना आसान होगा, है ना। ये दोनों हम बोल सकते हैं, इंसुलेटर में भी, कंडक्टर में भी। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। पहले तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। सपोज अपने पास एक रॉड है, कोई भी रॉड हो सकता है ये, है ना। मैं इसको फ़िलहाल के लिए अभी ग्लास रॉड मान रहा हूँ। ग्लास का एक रॉड है, ओके। ऑब्वियस ये बात है, ग्लास का रॉड है, ये इंसुलेटर है, सो इट इज़ अ इंसुलेटर। अब इसको चार्ज करना है, तो पहली बात आप समझिए, चार्जिंग का मतलब है इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना। अभी फ़िलहाल ये न्यूट्रल है, और जब मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल है, सो न्यूट्रल मीन्स व्हाट? न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट टोटल चार्ज ज़ीरो है। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों बैलेंस होकर के नेट चार्ज ज़ीरो दे रहे हैं, ओके। अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक तरीका है जिसके थ्रू हम इस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? और एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन इसके अंदर बचे रहेंगे, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। मीन्स अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और किसी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। तो अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पकड़ करके तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि इसको बाहर निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर कर दिया, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। तो फिर क्या तरीका है ना। तो देयर आर 3 मेथड्स टू चार्ज अ बॉडी। कौन कौन से मेथड है पहले मैं उसका नाम लिख दे रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे, है ना, पूरे डिटेल में देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो मेथड है दैट इज फ्रिक्शन, सेकेंड आपका है इंडक्शन, और थर्ड आपका है कंडक्शन। सो देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी किसी दो बॉडी को रब करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है ना। तो अगर मुझे इस बॉडी को इस मेथड से चार्ज करना है तो मुझे इस ग्लास रॉड को रब करना पड़ेगा। अब रब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो कोई दूसरी बॉडी चाहिए होगी, तो एक दूसरी बॉडी भी ले लेते हैं। एक अपना ग्लास का रॉड हो गया, और दूसरा मान लेते हैं एक अपने पास कोई सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क,
मैं यही क्यों ले रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। तो एक सिल्क का क्लॉथ है मेरे पास और मैं इस ग्लास के रॉड को इस सिल्क के क्लॉथ पर रब करूँगा। रब करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन हीट जनरेट होगी। आप देखते होंगे बॉडी को रब करते हैं तो गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहेगा, फ्री होना चाहेगा, इनफैक्ट मटेरियल से भी बाहर आना चाहेगा, है ना। तो जब मैं इन दोनों को रब करूंगा, अब दो मटेरियल है मेरे पास, एक ग्लास है दूसरा सिल्क है, ओके। इन दोनों को जब मैं रब करूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी बाहर आ सकता है और इस मटेरियल के अंदर से भी बाहर आ सकता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन किससे बाहर आएगा और किससे नहीं आएगा। तो मैंने अभी जस्ट पीछे आपको इसीलिए बताया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर ही बाहर निकल सकता है, वो स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ है एटम उसको, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ग्लास रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सिल्क क्लॉथ के कंपैरिजन में वो कम होती है। यानी अगर इन दोनों को आप रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से पहले बाहर निकल जाएंगे, ओके। क्योंकि इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके, ये स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, ये जल्दी बाहर जाने नहीं देगा। तो अगर इन दोनों को आप रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। तो ये रॉड अगर मैं बात करूँ रब करने के बाद, ये जो ग्लास का रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। क्यों पॉजिटिवली चार्ज बन गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा है इसके अंदर। अब ये न्यूट्रल नहीं है, नेट चार्ज इस पर जीरो नहीं है, सो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब सवाल है जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले हैं वो कहाँ गए, वो इस सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं। जो सिल्क का कपड़ा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को चले जाते हैं। तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज बना है तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है जितना कूलाम इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही कूलाम इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज चार्जेस इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यू कैन नॉट क्रिएट एक्स्ट्रा चार्जेस और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्जेस, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो इसमें आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो इसको आपने रब किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्लास रॉड को मैं सिल्क क्लॉथ्स के साथ ही रब करूं, मैं किसी और के साथ भी रब कर सकता हूं। जैसे ग्लास रॉड, सेम ग्लास रॉड है, अगर मैं इसको कैट फर और यू कैन से कैट स्किन, बिल्ली की जो स्किन होती है उसके साथ अगर इसको आप रब करेंगे ना तो ऐसा देखा गया है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसको जब आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, कम थी। इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने टाइटली बाउंडेड नहीं हैं जितने कि इसके अंदर हैं। तो इन दोनों को जब आपने रब किया तो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले और इसके अंदर चले गए। लेकिन सेम ग्लास रॉड, न्यूट्रल ग्लास रॉड है, सेम ग्लास रॉड है, अगर मैं इसको कैट स्किन, कैट की जो स्किन है उसके साथ अगर मैं रब करूंगा तो ऐसा देखा गया है कि ये जो ग्लास रॉड है इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। मीन्स कैटफर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसको आप किस मटेरियल के साथ रब कर रहे हैं। तो जो दो मटेरियल्स होते हैं, दो मटेरियल जिनको आप रब करते हैं, उसमें से एक मटेरियल ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है और दूसरा मटेरियल ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो दूसरे में चले जाएंगे, ओके। तो अगर मैं ग्लास रॉड को किसी के साथ रब कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा या नेगेटिवली चार्ज ही होगा। वो डिपेंड करेगा दूसरा मटेरियल कैसा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, ग्लास रॉड से कम है या ग्लास रॉड से ज़्यादा है, ओके। ऐसे ही एक और रॉड है हमारे पास विच इज़ नोन एज एम्बर। शायद आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता, एम्बर रॉड। अब ये एम्बर रॉड क्या होता है, ग्लास के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा है। एम्बर रॉड एक्चुअली जो एम्बर होता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे
आप कह सकते हैं विस्कस फ्लूइड निकलता है, जिसे गम कहते हैं, चिपचिपा, है ना, और बाद में वो सॉलिड हो जाता है, तो उसे रेजिन बोलते हैं। इनफैक्ट क्या बोलते हैं? रेजिन, जो निकलता है प्लांट से, ट्री से, है ना। तो उनको इकट्ठा करके उस मटेरियल से जो रॉड बनाया जाता है उसे कहते हैं एम्बर रॉड। ओके, अब अगर मैं एम्बर रॉड की बात करूं तो एम्बर रॉड, सपोज वी हैव एम्बर रॉड, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बहुत आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। तो अगर मैं इस एम्बर रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूं, सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को अगर रब किया जाए तो क्या लगता है आपको, कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा? इलेक्ट्रॉन किसके अंदर से बाहर निकलेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इसमें चले जाएंगे। तो ये कैसा बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और ये क्या बन जाएगा? जो क्लॉथ है ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। और ध्यान से देखिए, अगर इस एम्बर रॉड के बजाय मैंने ग्लास रॉड लिया होता और सिल्क के साथ इसको रब किया होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता। इसका मतलब ये है कि कौन सी दो मटेरियल आप रब कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि कौन पॉजिटिव बनेगा और कौन नेगेटिव बनेगा, है ना। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन चार्ज एनी बॉडी। ओके, और जनरली एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, फ्रिक्शन से जनरली हम लोग इंसुलेटर को ही चार्ज करते हैं, कंडक्टर को चार्ज नहीं करते। इनफैक्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर आप कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप जो नॉर्मल स्केल होता है ना, प्लास्टिक वाला जो आप यूज़ करते हैं, उसको अगर आप हेयर के साथ रब करें तो चार्ज हो जाएगा। बट अगर वही आप कोई मेटल का या कोई कंडक्टर का बना हुआ स्केल यूज़ करें तो चार्ज नहीं होगा, फ्रिक्शन से चार्ज नहीं होता है वो। तो इंसुलेटर जो होते हैं वो रब करने से चार्ज हो जाते हैं, बट कंडक्टर रब करने से चार्ज नहीं होते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप रब करेंगे और उस पर कोई चार्ज डेवलप होगा, वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है। उसको चार्ज करने का एक तरीका है, आप अपने हाथ में कोई इंसुलेटर मटेरियल पकड़ लीजिए, उसके बाद उस स्केल को आप रब करिए, तब वो चार्ज हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, और बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर को जब आप टच करके, आप कंडक्टर को पकड़े हुए हैं, रब कर रहे हैं, तो अगर इस पर जो चार्ज आएगा वो हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। तो फ्रिक्शन के थ्रू जनरली हम लोग इंसुलेटर बॉडी को चार्ज करते हैं रब करके, कंडक्टर को चार्ज नहीं करते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन चार्ज इंसुलेटर बॉडीज। ओके, अब अगर मुझे कंडक्टर बॉडी को चार्ज करना हो तो कैसे करेंगे? कोई कंडक्टिंग बॉडी है उसको चार्ज करना है, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, दैट इज इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं इसको भी देख लेते हैं, लेट्स सी। सो इंडक्शन में क्या करते हैं, सपोज वी हैव अ कंडक्टिंग बॉडी, है ना, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी को फ्रिक्शन से चार्ज नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए कुछ दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं एंड दैट इज इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज आपके पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, इट इज़ अ कंडक्टर, ओके, नॉट इंसुलेटर, ये कंडक्टर है। अब मुझे इसको चार्ज करना है, कैसे करेंगे? रब करके चार्ज नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक इंसुलेटर लूँगा जैसे ग्लास रॉड, उसको मैं रब करके चार्ज कर लूँगा। तो मेरे पास एक ग्लास रॉड है, इसको मैंने ऑलरेडी रब करके विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन मैंने इसको चार्ज कर लिया है। ओके, अब इस बॉडी को, जो ग्लास रॉड है, इसको मैं इसके पास लेकर आऊँगा। याद रखिएगा, टच नहीं कराना है, टच कराएंगे कहानी बदल जाएगी। तो मैं इसको इसके पास लेकर आऊँगा लाइक दिस। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के पास आएगा, तो कंडक्टर में अभी जस्ट मैंने बताया है कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इजीली मूव कर सकते हैं कहीं भी, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो जब इस बॉडी को आप इसके पास लेकर के आएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर मचल रहे हैं, है ना, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होना शुरू होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर टहल रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन फील करेंगे और वो इधर इस साइड आना शुरू करेंगे। और याद रखिएगा, ये इस साइड इकट्ठा हो रहे हैं, मटेरियल से बाहर अभी तक नहीं गए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से आते हैं वहाँ पर हम मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ कर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और इधर क्या बच गया,
आपका पॉजिटिव चार्ज बच गया। अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है, क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है, नेट चार्ज अभी भी 0 है। ओके, अब इस बॉडी को चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो अब क्या करें? हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर को अर्थ से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही अर्थ से जोड़ा जाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे नहीं, सम ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस विल गो इनसाइड द अर्थ। कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अर्थ के अंदर चले जाते हैं। तो क्या होगा, अगर मैं मान लूँ कि 2 पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर चले गए तो ये बॉडी कुछ ऐसी दिखेगी। नेगेटिव चार्ज तो एज इट इज़ है। नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गए? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा है ना। तो इधर के जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये इनको रिपेल कर रहा है, तो इनके जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर चले जाएंगे। सपोज ये 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर चले गए तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज बचे हुए हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो ये बॉडी न्यूट्रल तो रही नहीं, ये बॉडी चार्ज होगी। और कैसी चार्ज हुई है? पॉजिटिवली चार्ज हुई है, नेगेटिवली चार्ज हुई है। इसमें नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। यानी इस बॉडी में अगर नेट चार्ज हम देखेंगे तो माइनस होगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है भाई? मूव तो इलेक्ट्रॉन करता है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करेगा नहीं। तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है। इन रियलिटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसके अंदर आते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज से उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक सपोज 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, दैट्स इट। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कनेक्शन इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो टच कराना है, अर्थ से ग्राउंड करना है और फिर ये कनेक्शन ब्रेक कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद ये बॉडी आपको चार्ज मिलेगी। ओके, नाउ दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन। इसको बोलते हैं इंडक्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इंडक्शन में ये जो इसको बोलते हैं इंडक्शन। और ये जो चार्जेस आप देख रहे हैं ना, जो इधर शिफ्ट हुए हैं, इनको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस। तो अगर किसी कंडक्टर को मुझे चार्ज करना है, सो वी कैन चार्ज विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ओके, इंडक्शन में क्या होता है? अच्छा, सपोज एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं कैसे चार्ज करना है। इंडक्शन का ही एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 कंडक्टर लीजिए, स्फेरिकल कंडक्टर, और एक ये आपका स्टैंड है, ये इंसुलेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इंसुलेटर है। ऐसे यहाँ पर एक स्टैंड है और ये भी आपका इंसुलेटर है, और ये दोनों कंडक्टर हैं। ये दोनों क्या हैं? आपके कंडक्टर हैं। और दोनों टच करा के रखे गए हैं। अगर मुझे इनको चार्ज करना है तो मैं ऐसे चार्ज कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको एक रॉड लेना है, पहले से ये चार्ज होना चाहिए वो रॉड, और उस रॉड को इसके पास लेकर आना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास ग्लास की रॉड है सपोज, और मैं इस ग्लास की रॉड को इसके पास लेकर आ रहा हूँ। तो क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज किधर इकट्ठा होगा? क्योंकि ये दोनों टच हैं, कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली इसमें से इसमें, इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होकर के इस साइड आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपेल होके इस साइड आ जाएंगे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब धीरे से ये दोनों जो स्टैंड है इसको सेपरेट कर दूंगा अचानक से। तो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है और इस बॉडी के अंदर एक्सेस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से भी विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन वी कैन चार्ज अ कंडक्टर। किसी कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। ओके ओके,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रिक्शन के थ्रू कैसे चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को और इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में जो चार्जिंग ऑफ बॉडी आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। एक बॉडी से, जैसे इस वाले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है ना। इसमें भी क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर गया है इस बॉडी में, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको रिपेल किया गया है वो इस साइड आ गए हैं, और फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया तो इसमें जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ रह गया है, इसमें जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, इसमें जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो एज इट इज़ है, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ है, तो ये बॉडी चार्ज हो गई। तो इस तरीके से भी चार्ज कर सकते हैं, अर्थिंग करके भी चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो दो मेथड हम लोगों ने कवर कर लिया है। नाउ थर्ड मेथड इज़ कंडक्शन। इस मेथड के थ्रू अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। कंडक्शन भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जनरली किसी कंडक्टर को ही चार्ज करते हैं, इंसुलेटर को चार्ज नहीं करते हैं। अब कंडक्शन में क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ बिल्कुल इंडक्शन जैसा ही है। अगर मैं कंडक्शन की बात करूँ, जैसे सपोज़ आपके पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टर है, फिलहाल न्यूट्रल है, ये इसको चार्ज करना है। न्यूट्रल मीन जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, बट कंडक्टर की खास बात क्या होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली वो फ्री होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो इधर उधर घूम सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसे चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो फिर से वही सेम कहानी है। मुझे एक पहले से ही चार्ज बॉडी चाहिए रहेगी, उसको मैं इसके पास लाऊंगा। ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मैं बार बार पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ये रॉड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ओके, तो जब मैं इस रॉड को इसके पास लेकर आऊँगा, इसको अभी फ़िलहाल टच नहीं कराना है, जैसे मैं इसको पास लेकर के आऊँगा तो क्या होगा, इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसको मैं इससे टच करा दूंगा। जैसे ही आप इसको टच कराएंगे, अर्थिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना, जैसे इस बॉडी को आप टच कराएंगे तो टच कराने से क्या होगा, इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक पाथ मिल जाएगा इस मटेरियल में जाने का। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, है ना। जब तक आप इसको टच नहीं कराएंगे, बीच में गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है जंप करके तो जाएंगे नहीं, बट जैसे ही इस बॉडी को आप इससे टच कराएंगे तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इनसाइड दिस रॉड, इसके अंदर चले जाएंगे। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी, और फिर मैं इसको हटा लूँगा, ऑब्वियस सी बात है टच करा के मैं इसको हटा लूँगा, तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने थे वो सारे के सारे तो नहीं गए, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे, तो इधर कुछ बचेंगे, और पॉजिटिव चार्ज तो इधर पूरा का पूरा बचा हुआ है। नाउ लुक एट दिस, इस बॉडी में ध्यान से देखिए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम नहीं है, तो ये बॉडी ध्यान से देखिए चार्ज हो गई है, क्योंकि ये 3 माइनस चार्ज, ये 3 प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, पर 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचे रहेंगे, तो ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। तो ये इंडक्शन से थोड़ा मिलता जुलता है। इंडक्शन में हम टच नहीं कराते हैं, इंडक्शन में क्या करते हैं, बस रॉड को इसके पास लाते हैं, है ना, इनके बीच में गैप रहता है, नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, फिर इसको अर्थ कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और फिर अर्थिंग को हटा देते हैं, तो बॉडी चार्ज हो जाती है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। और कंडक्शन में क्या करते हैं, बॉडी जो अपनी रॉड है, चार्ज रॉड है, उसको इसके पास लाते हैं, फिर इसको धीरे से टच करा देते हैं और फिर हटा लेते हैं, दैट्स इट। इस तरीके से बॉडी चार्ज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। फ्रिक्शन है, इंडक्शन है, कंडक्शन है। ओके ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और सारे में लगभग क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं, है ना। वही हो सकता है किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब आ रहा है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके पीछे जो आप पढ़े हैं वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, बेसिक था चार्जेस का, है ना। अब यहाँ से आपका
आप कह सकते हैं कि मेन लेक्चर शुरू हो रहा है कूलाम्स लॉ। नाउ व्हाट इज़ कूलाम्स लॉ? पहली बात तो आप ये समझिए कि ये बात सबको पता थी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, ये सबको पता था, है ना। बट उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्शन का हो या अट्रैक्शन का हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? मतलब 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, कितना फोर्स लग रहा है? व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस? तो इसको पहली बार कूलाम ने बताया था एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने एक फार्मूला दिया था। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि इसका स्टेटमेंट लिखा जाए कूलाम्स लॉ का, और उसके बाद फिर इन्होंने क्या बताया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स acting between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये आपका कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्या मतलब है, मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, कंसीडर 2 point charges Q1 and Q2। So suppose we have Q1 charge here and there is another charge Q2, and let's suppose the distance between these two charges is r, small r, okay। अब according to Coulomb's law, the electrostatic force acting between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of these two charges। So we can write electrostatic force is directly proportional to product of these two charges, okay। और स्टेटमेंट में लिखवाया गया है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल है कि अगर दोनों चार्जेस माइनस में भी दिए हों तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रखना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों चार्जेस में से अगर कोई भी एक चार्ज नेगेटिव में भी है तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इसमें ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हम हमेशा प्लस में ही रख के करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन हमने पहले स्टेटमेंट से लिया है, कूलाम का जो पहला स्टेटमेंट है, ओके। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, ओके। सेकंड स्टेटमेंट उसी में क्या है, कूलाम्स लॉ में सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स 1/r स्क्वायर, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हाट? इनके बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर चार्जेस बहुत दूर होंगे तो उनका इफेक्ट कम होता है एक दूसरे पे, है ना, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ओके। कंबाइन दीज टू इक्वेशंस, सो व्हाट वी गेट? F is directly proportional to Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं तो ये मिलेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए,
तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, सपोज दिस कांस्टेंट इज के, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसमें ये जो कांस्टेंट है Q1 Q2 और R तो आपको पता रहेगा। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो होती है K, इसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान दो, दिस इज नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। अब ये जो एप्सिलॉन है इसका नाम है, ये नई चीज़ है आपके लिए, बट पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ एप्सिलॉन है क्या। दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, और ये जो एप्सिलॉन है इसका एक और फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी अगर देखा जाए तो 3 एप्सिलॉन है, एक तो सिंपल एप्सिलॉन है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट है और तीसरा एप्सिलॉन आर है। इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। तो एप्सिलॉन का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और ये जो एप्सिलॉन आर आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन आर, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो दो चार्जेस रखे गए हैं वो किस मीडियम में रखे गए हैं। एयर में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है, या दोनों चार्जेस वाटर में रखे गए हैं, मीडियम कौन सा उनके आसपास। ओके, उस पर डिपेंड करता है एप्सिलॉन की वैल्यू, और इस एप्सिलॉन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ओके, तो अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Now this is the electrostatic force acting between 2 point charges Q1 and Q2 which are placed at a distance r. Okay, तो ये रियल फार्मूला है। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू, ये जो एप्सिलॉन का एक फार्मूला आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये फोर्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दिस फोर्स कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, ये जिसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ओके, और ये जो एप्सिलॉन आर आप देख रहे हैं विच इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, इसका एक और नाम है, एप्सिलॉन आर का एक और नाम है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, ये वैल्यू ये मीडियम पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर। और हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी और मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, और वो आपको गिवन होगा, है ना। और ये जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू तो मीडियम पर डिपेंड करती है। एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, वो मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करती, इट इज ऑलवेज फिक्स। ओके, एप्सिलॉन आर की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, और ऑब्वियस सी बात है अगर इस फॉर्मूले से आप देखें तो ये तो फिक्स हो गया, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। एप्सिलॉन आर मीडियम पर डिपेंड करेगा, तो जैसे फॉर एयर की मैं बात करूं तो इसके जगह मैं 1 पुट कर सकता हूं, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही कोई और मीडियम रहेगा तो उसकी एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो दी रहेगी, डायरेक्टली कांस्टेंट दिया रहेगा, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस इज द रियल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। दैट इज द रियल फार्मूला फॉर एनी मीडियम।
ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये किसी मीडियम में भी अप्लाई हो सकता है, चार्जेस एयर में हो, वैक्यूम में हो, किसी और मीडियम में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बट अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम, वी नो दैट एप्सिलॉन आर कैन बी 1। अगर मैं सिर्फ एयर और वैक्यूम की बात करूं तो मैं इसके जगह 1 रख सकता हूं। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला आया है दिस इज वैलिड ओनली फॉर एयर और वैक्यूम, यानी चार्जेस जब किस में रखे हों, एयर में हो या वैक्यूम में हो, तभी आप फोर्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चार्जेस किसी और मीडियम में रहेंगे, ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं जनरली बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला याद रखें, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी मीडियम। ओके, और ये जो एप्सिलॉन आर है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है कि चार्जेस कहाँ रखे गए हैं तो आप अपने आप से मान लेंगे कि वो एयर में रखे गए हैं और इसके जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला अपने आप ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी है यहाँ पे, ये जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसको भी याद रखेंगे, कई बार एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछ लेता है, खासतौर से यूपी बोर्ड में, है ना। मैं बार बार यूपी बोर्ड में ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स में जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो अब थोड़ा उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एमसीक्यू में आने के चांसेस कम हैं। ओके, बट एनीवेज ठीक है। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना हो, सो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे एक्चुअली स्पेस है नहीं, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका डायमेंशन बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। लुक एट दिस, कूलम्ब का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको याद रखिए आप, 80 होता है, इसको याद रखिए। सो दिस इज 80 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन। न्यूटन इज व्हाट, फोर्स, और फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है दैट इज mL T/-2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स एंड मीटर स्क्वायर विच इज नथिंग बट लेंथ का स्क्वायर। ओके, तो इसका अगर डायमेंशन फार्मूला आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, m ऊपर चला जाएगा तो m की पावर हो जाएगा -1, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, यहाँ l स्क्वायर है, यहाँ l है, l क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा l की पावर -3 हो जाएगा। सो दिस इज l टू द पावर -3। ओके, t यहाँ है विच इज़ -2, t की पावर 2 यहाँ है, t की पावर -2 ऊपर जाएगा, +2 ऊपर है तो t की पावर 4 हो जाएगा, +4, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी एसआई यूनिट ये हो गई कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फार्मूला ये हो गया। तो कई बार एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसको याद रखेंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, कुछ और बातें मैं इसमें करना चाहता हूँ। ये जो फॉर्मूला आया है फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कुछ बातें थोड़ी और करते हैं इसमें, है ना, फिर इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो क्या फार्मूला था अपना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, फॉर एनी मीडियम। अगर मैं स्पेसिफिकली एयर की बात करूं तो एयर के फॉर एयर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज 1। ओके, तो मैं यहाँ 1 पुट कर दूंगा। तो फॉर एयर और वैक्यूम आपने अभी जस्ट पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Now this formula is valid only for air or vacuum when charges are placed in air or vacuum। Okay, क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम खुद मान लेंगे कि वो एयर में रखा हुआ है। ओके, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 99% केस में यही फार्मूला यूज़ होता है, 1% केस है जिसमें ये फार्मूला यूज़ होता है, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, एनीवेज नाउ
इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा, ये तो फार्मूला रहेगा ही रहेगा, मैं चाहता हूँ ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं दिस 1/4πε0, मैं इसको कांस्टेंट इससे बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें 1/4πε0 तो 4 तो 4 ही रहेगा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.14 यू कैन ऑल्सो राइट 22/7, बट मैंने इसको यहाँ पे ये लिख दिया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ε0, अभी बताया गया है, द वैल्यू ऑफ ε0 इज ऑलवेज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो 1/4πε0 की ये वैल्यू विच इज़ कांस्टेंट, अगर मैं इसको पहले से ही निकाल के रख लूँ तो न्यूमेरिकल में मुझे आसानी हो जाएगी। क्योंकि सपोज़ आपको दो चार्जेस दिए गए हों, कुलाम में, डिस्टेंस सेंटीमीटर मीटर में किसी में भी दिया हो, है ना, और मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो तो मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्यों ना ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होने वाली है नहीं, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, 4 एज इट इज़ रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ, और जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो मैं डायरेक्टली ये 1/4πε0 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। आप इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लगभग आती है 9 × 10⁹, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी, है ना। तो अगर कहीं मुझे 1/4πε0 की वैल्यू पुट करनी हो तो मैं डायरेक्ट ये पुट कर सकता हूँ न्यूमेरिकल में, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं 1/4πε0 की जगह कई बार ये रख दूंगा डायरेक्ट, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो इस पर कुछ इसको नोट कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल इस पर कर लिया जाए, है ना, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिक क्या चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है ना। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिस होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखना है, कैसे क्या कर रहा है। जैसे ये फार्मूला हमेशा यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए है, कोई और मीडियम होगा तो उसका εr की वैल्यू दिया रहेगा, फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके। तो ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, ओके।